Good morning to everyone. My name is Jagriti Thukral and today we are going to study chapter number 9, that is the living organisms characteristics and habitat from class 6 science textbook. Okay. So आपने इसमें जो आपका टॉपिक है उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे. सबसे पहले द फर्स्ट वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड इज द हैबिटेट. इस पूरे चैप्टर में बेसिकली यही चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड जो न्यू टर्म आपके सामने रखी गई है दैट इज़ हैबिटेट. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग लाइव हो, जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग हम लाइव हैं, एनिमल्स लाइव हैं, प्लांट्स लाइव हैं, यू नो दिस थिंग. करेक्टरिस्टिक्स, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है. प्लांट्स के क्या फिजिकल अपीयरेंस है, एनिमल्स के क्या फिजिकल अपीयरेंस है. प्लांट्स की मैंने फिजिकल अपीयरेंस आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, श्रब, हर्ब्स एंड ट्रीज, ये सब करेक्टरिस्टिक्स उनके क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या नहीं, और क्या उनके हमें डिसएडवांटेजेस हैं. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें. एंड द थर्ड एंड द न्यू टर्म दैट इज इंट्रोड्यूस इन दिस चैप्टर इज हैबिटेट. सारा जो पूरा आपका ये वाला चैप्टर है वो इस टर्म पे पूरा डिपेंड करता है. अगर आपने ये टर्म सीख ली कि व्हाट इज हैबिटेट, तो आप इजीली सारी टर्म्स इजीली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एनिमल कहाँ रहना चाहता है, कहाँ रहता है, ये आपको इजीली अच्छे से पता चल जाएगा. आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हैबिटेट होता क्या है. हैबिटेट, the place where organisms live is called as habitat. The place where organisms live is called as habitat. और इससे भी अगर छोटी टर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो habitat is nothing. Habitat means home. Habitat means home, घर. Habitat means home. H for habitat, H for home. जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको वो उसकी हैबिटेट कहलाती है. जैसे हम लिविंग ऑर्गेन, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, घर में रहते हैं ना, तो हमारी हैबिटेट क्या हुई? हाउस हुई. ठीक है. प्लांट्स कहाँ रहते हैं? लैंड्स पे. एनिमल्स भी लैंड पे रहते हैं, तो उनकी हैबिटेट क्या हुई? लैंड. बट जो हैबिटेट है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट. जो हैबिटेट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है. देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश, ठीक है, व्हेल, शार्क एंड मैनी मोर, डॉल्फिन्स. ये सारे जो फिश, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं. और कुछ ऐसे जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो आपको लैंड पे मिलते हैं, वो कभी पानी में नहीं जाते. जैसे फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, पीकॉक, आप लायन, इनको कभी आपने पानी में रहते हुए देखा है? नहीं, ये लैंड पे रहते हैं. तो हैबिटेट का मतलब होता है होम, ऐसी जगह जहां आप रहते हो. अब फिश को आप बाहर घूमते हुए लैंड पे नहीं देख सकते ना, फिश तो मर जाएगी. तो बेसिकली हैबिटेट का मतलब होता है होम. हैबिटेट इज ऑफ टू टाइप्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. पढ़ते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब है ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड इज आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. प्लांट्स प्लस एनिमल्स लिव ऑन लैंड called as terrestrial habitats. फिर aquatic habitats, इसके तो नाम में ही लिखा है aquatic habitats. तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो सिर्फ वाटर में ही सरवाइव कर सकते हैं, जो सिर्फ वाटर में ही रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? aquatic habitats. तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. प्लांट्स प्लस एनिमल्स लिव in water called as aquatic habitats.
एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो हैबिटेट का मतलब पता चला, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट। एक हैबिटेट इज आर ऑफ टू टाइप्स, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक हैबिटेट्स आर दोज हैबिटेट्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव in the water are called as aquatic habitats, and terrestrial habitats are those habitats where plants and animals live on the land are called as terrestrial habitats. अब हमसे कोई पूछेगा कि tell me the examples of the terrestrial habitats, क्या terrestrial habitats के example बताइए। तो बता देते हैं जी, क्या होती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की एग्जाम्पल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की हमारे पास एग्जाम्पल है लैंड, माउंटेन्स, वैलीज। अब आपने कितने ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स देखे होंगे जो लैंड पे रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, वैलीज पे रहते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की हमारी एग्जांपल हो गई लैंड, माउंटेन्स एंड वैलीज। देखिए, आपने इस पे प्लांट और एनिमल्स पे फोकस नहीं करना है। आपने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब है ऐसे पौधे या ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं। तो हमारे पास लैंड कहाँ होती है, लैंड, नॉर्मल लैंड, माउंटेन्स, वैलीज। तो ये हुई हमारी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स की बात कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो सिर्फ वाटर में रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट्स। एग्जाम्पल ऑफ द एक्वेटिक हैबिटेट्स आर, क्या हो सकते हैं बताइए। ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड, लेक एंड मैनी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। आई होप आपको हैबिटेट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं आपकी बुक में जो नेक्स्ट टर्म दी गई है, दैट इज अडैप्टेशन। अडैप्टेशन समझते हैं कि अडैप्टेशन का मतलब क्या है। प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर्स, presence of a specific features which enables a plant or an animal to live in a particular habitat. Presence of a specific feature which enables a plant, देखिए, एक जगह की ऐसी कोई चीज, एडेप्टेशन का मैं हिंदी में मतलब समझाती हूँ। एक किसी लैंड की ऐसी कोई चीज जो प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ रहने पे मजबूर कर दे, ठीक है। मतलब उनको ऐसा फोर्स करे कि हमें यहीं रहना चाहिए, हमारी सारी नीड्स इस लैंड से पूरी हो रही है, हमें सारा फूड यहाँ मिल रहा है, हमें सारा वाटर यहाँ मिल रहा है, तो हम दूसरी जगह क्यों जाएं। तो दैट्स कॉल्ड अडैप्टेशन। प्रेजेंस of specific features which enables a plant or an animal to live in a particular habitat, ठीक है। लैंड पे मान लीजिए कुछ एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं, तो वो उस लैंड पे ऐसा क्या मिल रहा है कि वो उस लैंड पे हैं। कुछ तो उनको फायदा हो रहा होगा तभी वो उस लैंड पे, अदरवाइज वो छोड़ के चले जाते। अगर उनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही है तो वो उस लैंड को छोड़ के चले जाते। तो दैट्स कॉल्ड अडैप्टेशन, कि ऐसे जो ऐसी किसी जगह की ऐसी कोई बात जो प्लांट्स और एनिमल्स को मजबूर कर दे कि नहीं हमने यहीं रहना है, तो दैट्स कॉल्ड अडैप्टेशन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अडैप्टेशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर विच इनेबल्स अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट आर कॉल्ड एज अडैप्टेशन। अब हम बात करेंगे कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में, कि हमने जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पढ़े थे जैसे कि डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा, तो हम उन कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, वहाँ प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं। आइए, सबसे पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज डेजर्ट, कि डेजर्ट में कैसे प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। सबसे पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है दैट इज डेजर्ट। डेजर्ट एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा डेजर्ट में किसी तरह के एनिमल्स होते हैं, रैट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, कैमल्स होते हैं। इन तीन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, कैमल्स का तो आपको पता है कि कैमल्स तो अपने उनकी इतनी लॉन्ग लेग्स होती हैं कि दे कैन ईजिली सर्वाइव इन द हॉट टेम्परेचर, एज वेल एज दे कैन मूव ऑन द डेजर्ट ईजिली विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग लेग्स। और उनके पैर में एक कुशन टाइप, एक पैड टाइप सा लगा होता है, दैट कैन ईजिली हेल्प देम कि वो ईजिली चल सके। बट
In the case of rats and snakes, it is not possible for them to survive in this hot temperature. इतने hot temperature में rats और snakes survive नहीं कर सकते. तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या चीज़ होगी कि वो easily survive कर पा रहे हैं deserts में. सोचिए. Yes, मैं आपको बताती हूँ. Rats और snakes to stay away from intense heat. इतनी डेजर्ट में हीट होती है, आप सबको पता है. तो ये कैसे सरवाइव करते हैं? ओके, दे स्टे इन बरो डीप. दे स्टे इन बरो डीप मतलब ऐसे आपने देखा होगा होल से बने हुए होते हैं जिसमें ये रहते हैं. आपको पता है कि जो रैट्स होते हैं वो भी होल्स बरो में रहते हैं और जो स्नेक्स होते हैं वो भी बरोज में रहते हैं. ठीक है. दे कम आउट इन नाइट. दिन में ये कभी बाहर नहीं आते. देख, ये कब आते हैं? ये रात में बाहर आते हैं. देखिए, कैमल्स तो आपको पता है कि इजीली सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज दे हैव लॉन्ग लेग्स, दे कैन ट्रैवल इजीली इन द डेजर्ट. बट इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द रैट्स एज वेल एज फॉर द स्नेक्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. सो हाउ डू दे सर्वाइव? दे लिव इन बरो डीप्स. उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसे होल्स बनाए होते हैं, बहुत डीप होल्स बनाए हुए होते हैं और दिन में ये लोग बाहर नहीं निकलते. क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होती है. वाई दे विल कम आउट? दे विल, इफ दे विल कम आउट दे विल डाई. सो वाई दे विल कम आउट? वाई दे शुड कम आउट? दे विल नॉट कम आउट. बट in night they come out. Why? Because the temperature goes down or the weather becomes cold. ठीक है. टेम्परेचर रात में डेजर्ट में गिर जाता है. डेजर्ट की सबसे अच्छी खासियत है कि दिन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रात में टेम्परेचर गिर जाता है. मतलब दिन में आपको गर्मी लगेगी डेजर्ट्स में, पर रात को आपको ठंड लगेगी डेजर्ट्स में. तो इसमें ये क्या करते हैं, जो रैट्स और स्नेक्स हैं ये अपने बरोज से बाहर आ जाते हैं, अपने होल से बाहर आ जाते हैं. और होल से बाहर आने क्यों आते हैं? क्योंकि वेदर कोल्ड हो जाता है. वेदर बिल्कुल एकदम इनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसा इनको टेम्परेचर चाहिए ये वैसा टेम्परेचर रात को डेजर्ट का हो जाता है और तब ये लोग बाहर आते हैं. That's why they are able to survive in this hot temperature or in the desert, because क्योंकि दिन में ये निकलते ही नहीं है, ये हीट के टाइम पे निकलते ही नहीं है, ये रात को निकलते हैं. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि डेजर्ट में एनिमल्स और प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स का क्या है कि प्लांट्स को इतनी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है. जैसे कैक्टस है, अगर आप लोगों के घर में कैक्टस होगा तो आपको पता होगा कि कैक्टस को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स. अगर आप अदर प्लांट्स की बात करें तो कोई भी ऐसा प्लांट है, अगर आप उसको 2 से 3 दिन तक पानी नहीं दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. बट इन द केस ऑफ कैक्टस इट्स वेरी डिफरेंट. कैक्टस को अगर आप हफ्ता पानी नहीं दोगे तो भी वो सर्वाइव करेगा, बिकॉज कैक्टस एक ऐसा प्लांट है. आपने देखा होगा कैक्टस डेजर्ट्स में होता है. तो प्लांट्स वो जो डेजर्ट्स में होते हैं उनका सिनेरियो क्या है कि जो उनकी स्टेम है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, इनकी जो स्टेम है ना, ये सारा न्यूट्रिएंट स्टेम में ही होता है, ये सारा पानी स्टेम में ही होता है इनका. मतलब दे आर बोर्न विथ सो मच इनफ वाटर कि इनको वाटर की ज़रूरत ही नहीं होती. इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स को इनके वाटर की ज़रूरत होती ही नहीं है. दे आर बोर्न विथ दिस स्किल कि हम लोग इजीली सर्वाइव कर पाएंगे. तो मैंने आपको बताया कि कैमल की इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, बट रैट्स और स्नेक्स को वो क्या करते हैं, वो दिन में निकलते ही नहीं है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है. वो अपने होल्स में ही रहते हैं. इन द नाइट दे कम आउट बिकॉज द वेदर बिकम्स कोल्ड और द टेम्परेचर गोज डाउन. तो डेजर्ट्स की आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई. आते हैं अपने दूसरे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे, दैट इज माउंटेन रीजन. दूसरा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा है? दैट इज माउंटेन रीजन. पढ़ते हैं. प्लांट्स की पहले बात करते हैं. प्लांट्स कैसे होते हैं? आपने माउंटेन रीजन्स में प्लांट्स देखे होंगे, ऐसे कोन शेप्ड बने होते हैं. ये मैंने कोन शेप्ड बनाए भी हैं, क्रिसमस ट्री की तरह ऐसे कोन शेप्ड बने हुए होते हैं. ठीक है. स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं इनकी, ऐसे स्लोप वाली ब्रांचेस होंगी. लीव्स आर ऑफ नीडल लाइक, मतलब ऐसे चुभने वाली नीडल लाइक इनकी लीव्स होती हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? कोन शेप्ड होते हैं, जैसे कि आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा, क्रिसमस ट्री देखा होगा, वैसे प्लांट्स आप माउंटेन्स पे आपको इजीली मिल जाएंगे. स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं. लीव्स कैसी होती हैं? नीडल लाइक, जैसे सुई की तरह इनकी लीव्स होती हैं. ब्रांचेस कैसी होती है? स्लोप की तरह. दिखते कैसे हैं? कोन शेप होती है. और लीव्स किस तरह होती है? नीडल लाइक. क्यों होता है ऐसा? ये माउंटेन्स पे ऐसे प्लांट्स क्यों मिलते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली.
देखिए यहाँ आपका स्काई है, यहाँ आपके माउंटेन्स हैं। जो भी चीज स्काई से होगी, वेदर इट्स रेन और वेदर इट्स स्नो, सबसे पहले कहाँ आएगी? माउंटेन्स पे। तो माउंटेन्स पे ऐसे प्लांट्स इसीलिए हैं ताकि माउंटेन्स पे ज़्यादा जो पानी है वो रुके ना, वो पानी नीचे को चला जाए। नीचे लैंड पे जो हमारे एरियाज होते हैं, दूसरे जो ग्रासलैंड एरियाज हैं, उन पे चला जाए, ठीक है। और जो स्नो है वो भी नीचे को जाए, मतलब जितना माउंटेन्स पे रोक सकते हो रोके, बाकी वो नीचे चला जाए। तो इसका मेन, ऐसे ट्रीज का वहाँ होने का मेन एजेंडा क्या है, या उनको वो क्या हेल्प होती है, दैट इज जो रेन वाटर है, वो स्नो है, वो इजीली नीचे की तरफ, मतलब ग्रास लैंड्स की तरफ स्लाइड ऑफ हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। इट हैव, आपने देखा होगा, have thick skin and fur। आपने कभी माउंटेन के एनिमल्स देखे? माउंटेन के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है, उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मोटी और फरी सी होती है। फरी मतलब इतने सारे फर से लगे फर होते हैं उनके ऊपर कि वो बहुत क्यों होते हैं? बिकॉज कि माउंटेन्स पे जो क्लाइमेट होता है वो बहुत कोल्ड होता है, और अगर उनको एक थिक स्किन उनकी ना हो, एक मोटी लेयर स्किन, उनकी मोटी लेयर की स्किन नहीं होगी या फर नहीं होंगे, तो क्या होगा? वो इजीली बीमार पड़ सकते हैं और वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो सकती है। इसीलिए माउंटेन्स पे जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी जो स्किन होगी वो थिक होगी या फरी होगी। क्यों? क्योंकि वो उनको कोल्ड वेदर से बचाने में मदद करती है। माउंटेन पे जितने भी एनिमल्स होंगे उनकी स्किन देखिए, जैसे शीप, गोट, आपने देखा होगा जो इनकी स्किन होती है वो काफ़ी फरी सी होती है और थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है। क्यों? क्योंकि वो उनको उनके वहाँ के वेदर से उनको बचाती है, जैसे ब्लैंकेट हमें बचाता है। सिमिलरली वो उनकी जो स्किन है वो उनको कोल्ड वेदर से वहाँ बचाती है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि एनिमल्स की स्किन होती है वहाँ थिक और फरी। क्यों? क्योंकि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड वेदर, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर से बचाने के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, याक, स्नो लेपर्ड। याक और स्नो लेपर्ड आपने देखा ही होगा कि उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है और फरी होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट माउंटेन गोट्स, अगर गोट्स की बात करें, अगर हम लोग पहाड़ी गोट्स की बात करें, तो आपने कभी देखा होगा वो फटाफट ऐसे माउंटेन्स पे चढ़ जाती है। हाउ? Because they have strong hooves, because they have strong hooves, that's why they are able to climb or run on the mountain slopes very much easily as compared to the other animals living in the desert or in the grasslands. So आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेजर्ट्स में और माउंटेन रीजन्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे कुछ और terrestrial habitats के बारे में। So one of the terrestrial habitat that we have discussed is desert, second we have discussed is mountain regions, and third we are going to discuss is grasslands. Grasslands, तो basically grasslands पे plants तो normally grow कर जाते हैं, उसमें कोई exception नहीं है। But जो grasslands के animals है वो दो types के होते हैं। ग्रासलैंड में जो एनिमल्स हैं उनको दो तरह के नाम दिए गए हैं, जो एनिमल्स हैं उनको दो तरह की क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया गया है। स्टडी करते हैं, आइए। तो वन क्लासिफिकेशन और वन टाइप इज प्रे, PREY, एंड अनदर इज प्रीडेटर्स। वन इज प्रे एंड अनदर इज प्रीडेटर्स। तो प्रे क्या होता है? देखिए, प्रे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी का शिकार बनते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं लायन एंड डियर का। किसका? लायन एंड डियर का, ठीक है। अब जो डियर है, मैंने आपको बताया प्रे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी का शिकार बनते हैं, और प्रीडेटर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो किसी को अपना शिकार बनाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? So animals की classification in grasslands we divide the animals into two parts. One is the prey and another is the predator. So prey is that animal जो hunt होता है और predator is that animal जो hunt करता है। Getting my point? So lion और deer का हमने केस लिया, तो deer इसमें lion का शिकार बनता है, lion hunt करता है deer का, तो deer क्या हुआ? prey।
आप इसको प्रे और प्रीडेटर्स को ऐसे भी याद रख सकते हो। प्रे छोटा वर्ड है, इट मीन्स ऐसा एनिमल जो हंट हो जाता है, और प्रीडेटर बड़ा वर्ड है, तो ऐसा बड़ा एनिमल जो हंट करता है। तो लायन क्या हुआ आपका प्रीडेटर, और प्रे क्या हुआ आपका डियर। आई होप आपको ग्रासलैंड के एनिमल्स की स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसमें हमने एनिमल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, वन इज द प्रे एंड अदर इज द प्रेडेटर। प्रे ऐसा एनिमल होता है जो कि हंट होता है, जो कि वीक एनिमल होता है ग्रासलैंड्स में, और प्रेडेटर ऐसा एनिमल होता है जो हंट करता है, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होता है। एंड ग्रासलैंड्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इज द लायन, हु इज द किंग ऑफ द जंगल। सो बेसिकली प्रेडेटर्स और प्रे में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अब आते हैं हम अपने एक्वेटिक हैबिटेट में। एक्वेटिक हैबिटेट में कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ एक ओशंस लिखा है। सबसे पहले ओशंस, ओशंस में सीज, रिवर, ये सब कवर हो जाते हैं। बेसिकली इसमें दो ही तरह के कंसेप्ट है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो फिशेज होती हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है, जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा मैं उनको बता दूं कि स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है जिनका माउथ छोटा हो और जिनकी टेल छोटी हो, बट जो बीच का मिडल पोर्शन होता है वो हैवी होता है। तो दैट्स कॉल्ड स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर फिशेस का क्यों होता है? क्योंकि ताकि जो पानी है वो इजीली फ्लोट हो सके, उनके आसपास इजीली वाटर फ्लोट हो सके, इसीलिए फिशेस को स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर दिया गया है, और वो पानी उनको अलाउ कर सके ताकि वो इजीली तैर सके। इसीलिए फिशेस का जो स्ट्रक्चर होता है या शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे देखिए, ऐसा नहीं होता कि सारी फिशेस की स्ट्रीमलाइन बॉडी हो। कुछ ऐसी फिशेस होती है जिनका स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है, वो तो ऊपर ऊपर ही रहती हैं, बट कुछ ऐसी फिशेस होती है जिनका स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, मान लीजिए ये ओशन है, मान लीजिए ये ओशन है, तो जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी वो क्या करेंगी, वो तो यहाँ ऊपर ही तैरेंगी। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई जिनकी। ठीक है, अब जिनका स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है उनको वो कहाँ तैरेंगी? जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है वो कहाँ तैरेंगी? तो ये मान लीजिए ये ओशन है, जो ओशन की जितनी नीचे गहराई में हम जाएंगे तो वहाँ आपको ऐसी फिशेस मिलेंगी जो स्ट्रीमलाइन होंगी ही नहीं, जिनका स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। तो ऐसी फिशेस जिनका स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है वो कभी भी ऊपर तैरती नहीं है, वो नीचे सी बेड्स में होती है। कहाँ होती है? सी बेड्स में। जितनी आप डेप्थ में जाओगे उतना आपको नीचे नीचे जिन ऐसी फिशेस जिनका स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर नहीं है वो आपको बिल्कुल डेप्थ पे मिलेंगी। और ऐसी फिशेस को हम क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स। क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स। ये प्रे को अपना फूड मानती हैं, फूड बनाती हैं और खा जाती हैं, क्योंकि ये ऊपर आ नहीं सकती, ये नीचे नीचे ही अपना फूड ढूंढती हैं और अपने आप को अपना सर्वाइवल ढूंढती है। ठीक है, तो यहाँ तो आपके टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट होता है खत्म। अब आपकी बुक में छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, डू दे रिस्पायर, डू दे एक्सक्रीट, डू दे रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, डू दे शो मूवमेंट, एंड व्हाट इज लाइफ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, रादर आप बुक पढ़ रहे हैं, आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्योंकि आप भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। So, do you require food? Yes, to live we require food. Obviously, अगर हम फूड खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? Within 4 to 5 days हमारी बॉडी वीक होती जाएगी, हमें डिजीज लगते जाएंगे, and one day we will come, we will not survive. So survival के लिए food is very much important for every living organism, whether it's us or whether it's plants or whether it's animals. सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट सबको चाहिए होता है फूड। सो यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, टू लिव, एंजॉय, टू एंजॉय द लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन है, डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर? ऑब्वियसली, रिस्पायर का मतलब होता है सांस की अदला बदली। ऑब्वियसली हमें जो नेचर है, नेचर में सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन।
प्लांट्स में होता है ऑक्सीजन और हमारे अंदर जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। रात को इस सब का रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रात को गैसेस का एक्सचेंज होता है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो यस वी रिस्पायर, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? Yes, it is also one of the basic necessity कि yes we respire. Do we excrete? Yes, देखिए excrete का मतलब होता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से निकलते हैं, whether in the form of any waste substance or whether in the form of sweat, हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है whether it's in the form of sweat और आप मॉर्निंग में आप वॉशरूम जाते हो, दैट्स द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो हमारी बॉडी से जितना हमें फूड चाहिए होता है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। जो हमारा एक्स्ट्रा फूड होता है हमारी बॉडी में वो अब उसकी जगह नहीं है, तो वो फूड आपका होता है एक्सक्रीट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी अंदर ही अंदर चीज़ों को रखती जाएगी और एक्सक्रीशन नहीं करेगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी एक डस्टबिन की तरह बन जाएगी, ठीक है, डस्टबिन बन जाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर हमारा पेट ही भरा होगा तो हमें खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यस, एक्सक्रीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू सर्वाइव, for the living organisms to the survive, ठीक है। तो yes we excrete. Do they reproduce and grow? Obviously आपने एक न्यूबॉर्न बेबी को देखा होगा, इतना सा होता है, धीरे 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 वो अपना हाइट बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है। हाउ? क्योंकि वो फूड खाता है, वो रिस्पायर करता है, वो एक्सक्रीट करता है। तो yes we are growing डिस्पाइट ऑफ अगर किसी को कोई डिजीज हो तो उसका जो एक्सेप्शन है वो एक एक्सेप्शन है, बट लेकिन ना अगर नॉर्मली हम बात करें तो येस वी रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। डू दे शो मूवमेंट? येस वी शो मूवमेंट। हम हैंड्स की मूवमेंट शो कर सकते हैं, हम वॉकिंग के थ्रू लेग्स की मूवमेंट शो कर सकते हैं, हम बोलने के थ्रू स्पीकिंग की मूवमेंट शो कर सकते हैं, माउथ की मूवमेंट शो कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी मूवमेंट शो कर सकते हैं। सो बेसिकली ये आपका क्वेश्चंस का आपका आंसर हो गया यस एंड यस। अब हम बात करते हैं, आपकी बुक में क्लास क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर में, दैट इज व्हाट इज लाइफ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ। सो लाइफ इज समथिंग दैट शोज यू अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज समथिंग दैट शोज यू अप्स एंड डाउन्स, कभी खुशी कभी गम। बेसिकली इट इज लाइक दिस, ठीक है, कभी आपकी लाइफ में खुशी होगी, कभी आपकी लाइफ में गम होगा, बट एट द एंड स्टोरी का एंड क्या है? लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज वेरी मच ब्यूटिफुल, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर होता है खत्म। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। Please, please, please like, share and subscribe to my channel. I'm making all these videos for you. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.